हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात तो हम लोगों ने की थी। अब जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आ सकता है एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी आ सकता है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो अपने एक्सेप्शंस के साथ भी आ सकता है। एक्सेप्शन क्या होते हैं इसकी बात हम आगे करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्ट्राइन का मतलब थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है, और इंडोर मैनेजमेंट का अब मीनिंग क्या होता है सर। इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है, हमने अब तक तो ये पढ़ा कि आउटसाइडर को कंपनी के आर्टिकल्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है वो कंपनी के आर्टिकल्स को पढ़ ले, मेमोरेंडम को पढ़ ले और उसके बाद कंपनी के साथ डील करे, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइडर की होती है, ना कि किसकी, कंपनी की। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने एक नया प्रिंसिपल दिया। ये प्रिंसिपल सर आया कब था? तो ये प्रिंसिपल आया था, देयर वाज ए केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांत। ये यूके का केस लॉ है एंड ये केस लॉ 1856 में आया था। तुर्कवांत वाज बेसिकली द लिक्विडेटर। यस, इसका यहां पे रोल लिक्विडेटर का था। इस केस में सर क्या हुआ था? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांत के केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर तो नहीं हूं, लेकिन मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं लोन की फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं उस कंपनी के आर्टिकल्स को जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि अगर मैंने उस कंपनी के आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा तो गलती मेरी है, ना कि गलती किसकी है, कंपनी की है। लेकिन कंपनी के इंटरनल में क्या हो रहा है इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कैसे होगी? जरा सोचिए कि किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, इस बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई नहीं होती, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल को तो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम ही बना लिया था, लेकिन उसके बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग में, कंपनी की एजीएम में जो जो डिस्कशंस हुए उस बारे में हमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसी के ऊपर ये केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान में, जिसमें एक कंपनी के डायरेक्टर्स ने देखिए यहां कंपनी के डायरेक्टर्स को अप्रूवल तो था, यानी कि कंपनी की तरफ से, कंपनी और उसके शेयर होल्डर की तरफ से इनके पास अप्रूवल था कि ये बॉन्ड की फॉर्म में फंड रेजिंग कर सकते हैं। कंपनी के बॉन्ड इशू करके कंपनी के डायरेक्टर फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर के पास में अप्रूवल था कंपनी की तरफ से कि वो बॉन्ड के थ्रू फंड रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कितना अमाउंट होगा वो अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था। अमाउंट वॉज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि इनकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं थी। कितने अमाउंट तक ये फंड रेजिंग कर सकते हैं इस बारे में तो कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। इस बारे में ना तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था। कंपनी के आर्टिकल्स में यह लिखा हुआ था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की फंड रेजिंग को, अगर डायरेक्टर्स फंड रेजिंग करते हैं तो उसे अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट फंड रेजिंग कर सकते हैं इस बारे में तो कोई अप्रूवल नहीं थी। अब बताइए इस बारे में आउटसाइडर को कैसे पता होगा? अब देखिए, अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने अब फंड रेजिंग करने के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कंपनी के डायरेक्टर्स ने 2000 पाउंड्स के बॉन्ड इशू कर दिए। 2000 पाउंड के बॉन्ड्स इशू कर दिए। पाउंड्स के बॉन्ड इन्होंने इशू कर दिए। अब बॉन्ड्स तो इन्होंने इशू कर दिए, लेकिन
क्या इतने बॉन्ड इशू करने की इनके पास अप्रूवल थी या नहीं? आप बोलेंगे सर अमाउंट स्पेसिफाइड तो था नहीं। यस, अमाउंट बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं था। और बॉन्ड इशू किसको किए? और ये बॉन्ड इशू किए गए टू आउटसाइडर्स। तो जब आउटसाइडर्स को बॉन्ड इशू किए गए तो आउटसाइडर्स ने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इतनी फंड रेजिंग कर सकते हैं? डायरेक्टर्स ने कहा हाँ, हमें रेजोल्यूशन पास करके इसका अप्रूवल मिल चुका है। बट रियलिटी क्या थी? इतने अमाउंट के लिए उन्हें अप्रूवल तो मिला ही नहीं था। तो जब डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग कर ली और डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग करने के बाद जब कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा तो उन्हें उसके बाद ये अप्रूवल ग्रांट नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें गलती किसकी है? आउटसाइडर की है। बताइए, क्या यहां आउटसाइडर की गलती है? क्या आउटसाइडर को यह पता था कि कंपनी के डायरेक्टर्स को कितने अमाउंट की अप्रूवल मिली है? क्योंकि अप्रूवल के बारे में तो कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था कंपनी के आर्टिकल्स में कि कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया तो वो फंड रेजिंग कर सकते हैं। अप्रूवल मिला था लेकिन इतने अमाउंट के लिए नहीं मिला था, क्योंकि अमाउंट रियल में स्पेसिफाइड ही नहीं था। तो ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट नहीं मिलेगा, कितने की फंड रेजिंग कर सकते हैं, कितने की फंड रेजिंग डायरेक्टर नहीं कर सकते, ये सारे फैसले कंपनी की एजीएम में होते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, ये सारे फैसले कंपनी की बोर्ड मीटिंग में या कंपनी की जनरल मीटिंग में होते हैं। तो ये बात कंपनी के जो आउटसाइडर्स हैं, जो कंपनी को लोन दे रहे हैं, उन्हें ये बात कैसे पता होगी? तो जब कोर्ट में ये कंटेंशन दी गई, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सर कितना अमाउंट की फंड रेजिंग डायरेक्टर कर सकते हैं, कितने अमाउंट की नहीं कर सकते, ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है, इस बारे में आउटसाइडर को कैसे नॉलेज होगी? तो कोर्ट ने माना कि आउटसाइडर्स यानी कि जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो लोग पूरी तरीके से सही कह रहे हैं। और कोर्ट ने कंपनी को लायबल किया वो अमाउंट पे करने के लिए जो उसके डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग की थी, जिसके लिए उन्होंने बॉन्ड इशू किए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेनिफिट किसका हुआ, जरा ये बताइए। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेनिफिट हुआ आउटसाइडर्स का। लॉस किसका हुआ? सर अब तो लॉस हो गया कंपनी का। अब मुझे बताइए कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बेनिफिट किसका हो रहा था? कंपनी का। लॉस किसका हो रहा था? आउटसाइडर का। बट जब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो अब लॉस किसका होता है? कंपनी का लॉस है। और प्रॉफिट किसका है? अब प्रॉफिट है आउटसाइडर का। तो ये आउटसाइडर के फेवर में काम करने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान के केस को ये एक लीडिंग केस लॉ बन गया था, ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन गया और हमारे एग्जाम में कई बार इस केस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बाद में कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे केस लॉज में, बहुत सारे केसेस में इनफैक्ट इस केस लॉ का बेनिफिट लेने की कोशिश की गई अगेंस्ट द कंपनी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि कंपनी लायबल है, कंपनी लायबल है, हम लायबल नहीं है। तो उसके बाद इस केस के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आए। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस आए, जैसे कि कंपनी की तरफ से अगर फॉर्जरी हुई हो तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्जरी का मीनिंग क्या होता है कि अगर कंपनी ने एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, एज पर दी आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शेयर सर्टिफिकेट पे 3 लोगों के साइन होने चाहिए, कंपनी का एमडी, कंपनी का सीएस एंड कंपनी का डायरेक्टर। लेकिन कंपनी के सीएस ने 2 लोगों के फेक साइन करके शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब आप बोलेंगे कि इस केस में तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर फेक साइन किए हैं तो ये बात आउटसाइडर को कैसे पता होगी? आउटसाइडर को सिर्फ इतना पता था कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि 3 सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड हैं और कंपनी की तरफ से 3 सिग्नेचर होके वो सर्टिफिकेट मिला था। बट रियलिटी में साइन तो सिर्फ एक के थे, क्योंकि बाकी 2 लोगों के साइन, एमडी के साइन, डायरेक्टर के साइन तो फेक किए गए थे। तो इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि यहां कंपनी भी लायबल नहीं होगी, क्योंकि फॉर्जरी कंपनी के साथ भी हुई है। तो फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता।
इसका एक और एक्सेप्शन है विच इज नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। अगर आउटसाइडर भी है लेकिन इनसाइडर भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ना कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के आर्टिकल्स में यह लिखा हुआ है कि कंपनी मैक्सिमम 1500 पाउंड्स की फंड रेजिंग कर सकती है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर अगर अपनी ही कंपनी को 3500 का लोन दे रहे हैं तो क्या अब उन्हें बेनिफिट मिलेगा? उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी के इनसाइडर हैं और उन्हें इस इररेगुलरिटी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो कोर्ट ने कहा कि कंपनी सिर्फ उनको 1500 पाउंड्स की पेमेंट करेगी, बाकी जो उन्होंने अमाउंट दिया उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। तो मैंने आपके साथ दो एक्सेप्शन डिस्कस किए, फर्स्ट वन इज फॉर्जरी एंड सेकंड वन इज इररेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी, आई एम सॉरी, सो नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी का यहां पॉइंट है। सो इन दो केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि या तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ इट, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का पूरा केस लॉ गिवन होता है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि इस केस में क्या होगा और कौन सा प्रिंसिपल लगेगा और उस प्रिंसिपल के कोई एक्सेप्शन अगर है तो वो बताइए। तो इस तरीके से ये केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का, जिसमें कि ये प्रिंसिपल आया। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, stay tuned, keep watching, all the best।